हरियाणा में देखिए कहते हैं भाई अपने कहावत है भाई जिसका लागा वो ही जाने, देसी कहावत है। और आपको तो लाग रही है आप 32 वोटां तो हार गए। जो चोरी चोरी का जिक्र है, चोरी होगी वोट की चोरी होगी। मेरे हिसाब से इस चोरी की चोट जितनी आपको लाग रही है शायद किसी का लाग रही होगी। आप केवल 32 वोटों से हारे हैं। आपका मामला कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। सम्मानित अदालत जो भी फैसला करेगी वो सबको मानना होगा। क्या लगता है कि आपके को हराने के लिए कुछ अंदरूनी शक्तियां भी काम कर रही थी, कुछ ऐसे लोग भी थे जो ब्रजेंद्र सिंह को हराना चाहते थे और वहां से आपका इलेक्शन प्रभावित हुआ? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात हो साथियों, पहले आपने सुना होगा किसी का माल चोरी हो गया, किसी का सोना चोरी हो गया, किसी का रुपया चोरी हो गया और कई प्रकार के व्हीकल चोरी हो गए। इस प्रकार की खबरें आप निरंतर सुनते आ रहे होंगे। आजकल एक आप नई बात सुन रहे हैं कि वोट चोरी हो गए। आखिर वोट कैसे चोरी हो गए? वोट भी चोरी हो सकते हैं क्या? इस मसले को लेकर पूरे देश के अंदर कोहराम मचा हुआ है और विशेषकर जो देश का सदन है, जो हाउस है, उसके अंदर कोहराम मचा हुआ है। और इस मुद्दे को अगर हम कहें SIR, आखिर ये SIR है क्या? आखिर वोट कैसे चोरी हो रहे हैं और कौन कर रहा है चोरी, और चोर है तो उसको सजा क्यों नहीं मिल रही है? तो वो सारी चीजें हम जानेंगे हैं। और बड़ी बात है SIR को लेके हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व में सांसद और पूर्व में IAS अफसर रहे चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, जिनका छोटू राम परिवार के जो नाती रहे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनके सुपुत्र हैं। सबसे पहले MP साहब राम राम। दीप जी बहुत बहुत नमस्कार। सर, जो SIR को लेके देश की संसद में विपक्ष बहुत आवाज उठा रहा है, एक बार जनता को सरल भाषा में थोड़ा समझाइए कि ये SIR है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मुद्दा सिर्फ SIR का नहीं है जी। ये पूरा का पूरा जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का व्यवहार रहा है पिछले कई सालों में, ये सारी चीज़ें अब उभर के लोगों के सामने आनी शुरू हो गई। और यदि आप ध्यान दें तो खासतौर पर पिछले 2-2.5 महीने से इसने एक अलग ही एक वजन इसमें आ गया है। कहा तो पहले भी गया था जब हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव हुए और उससे पहले भी, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संबंध में। जी जी। लेकिन अब जो आप देख रहे हैं इसमें 3 चीजें हैं मैं जो मानता हूं। एक तो राहुल गांधी जी ने एक अखबारों में एक लेख लिखा था करीब 2 महीना पहले, जिसमें संज्ञा दी गई थी कि किस प्रकार से महाराष्ट्र का चुनाव चुराया गया है जी। और उसमें फिर कई तथ्यात्मक चीजें उसके अंदर पेश की गई थी और उसकी बड़ी चर्चा हुई थी, क्योंकि जब आप लिखित में कोई चीज दी जाती है अखबार के माध्यम से जी जी, तो फिर उसका एक अलग वजन हो जाता है। उसके बाद फिर 2 चीजें हुई हैं। एक SIR जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल की जो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने बिहार में शुरू करी हुई है। और दूसरा, जो राहुल गांधी जी ने अभी 3-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक असेंबली का डेटा उठाया है। कर्नाटका की बेंगलोर की एक लोकसभा सीट है, वहां का एक असेंबली सेगमेंट है महादेवपुरा। अच्छा। और उसमें उन्होंने तथ्यों के साथ ये चीज देश के सामने रखी है कि किस प्रकार से एक हल्का जिसमें कुल वोट 6 लाख के आसपास हैं, अच्छा 6-6.25 लाख वोट हैं, उसमें से 1 लाख वोट फर्जी हैं। 1,0250। अच्छा, उसका एग्जैक्ट जो निकाला गया है। तो ये 3 चीजें इकट्ठी हो गई, लेकिन तीनों का संबंध सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली जी, किस प्रकार की वोटर लिस्ट तैयार की जा रही हैं, उन वोटर लिस्ट में किस प्रकार की क्या बोलूं मैं, उसका मैनिपुलेशन करने की कोशिश की जा रही है जी, और किस प्रकार से फिर उसका नतीजा स्वाभाविक सी चीज है कि यदि ऐसा प्रयास किया जा रहा है जी जी, तो वो रूलिंग पार्टी को किस प्रकार से फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है जी। इसके अलावा वो और बहुत मुद्दे तो हैं ही कि इलेक्शन की तारीख जो है वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के अनुसार निर्धारित होती हैं। जी जी। कुछ ऐसे प्रदेश जिनके चुनाव 20 साल से इकट्ठे होते आ रहे थे, लेकिन एक
जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र का ही ले लीजिए, उसको किस प्रकार से अलग कर दिया गया। इसी तरह से पहले भी हुआ था, हिमाचल का और किसी गुजरात का तो मेरे ख्याल से चुनाव इकट्ठे होते थे, उनको अलग अलग कर दिया गया। तो ये सारी कवायद है चुनाव को प्रभावित करने की और रूलिंग पार्टी को फायदा पहुंचाने की। जी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का यदि खास जिक्र किया जाए, ये इलेक्शन कमीशन ने बिहार में उठाया। अच्छा। देखिए, कोई भी इलेक्टोरल रोल जो है उसका साफ सुथरा होना, अंग्रेजी में उसको कहते हैं क्लीनिंग ऑफ द इलेक्टोरल रोल। अच्छा। वो समय समय पे होते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है हमारी, वोटर्स की संख्या आपको पता ही है करीब 100 करोड़ के आसपास है जी। तो स्वाभाविक सी चीज है कि इलेक्शन का आधार जो है वो इलेक्टोरल रोल है। जी जी। तो इलेक्टोरल रोल ठीक हो, उसके अंदर सिर्फ जो एलिजिबल लोग हैं वही उस लिस्ट में हो जी, इनएलिजिबल किसी भी कारण से जो है वो उसमें ना हो, ये उसका प्रयास है जी। और आम तौर पे पीरियोडिकली इलेक्टोरल रोल रिवाइज भी होता रहता है, नई वोट भी बनती रहती हैं, पुरानी कटती भी रहती हैं, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये है कि एक मुश्त करके और आप पूरे प्रदेश को या देश को एक आप कह लीजिए शुरुआत से शुरू करेंगे। लेकिन बिहार में जो प्रयास किया गया है वो इतना ईमानदार प्रयास नहीं है। अच्छा। उसमें 2-3 चीजें हैं, मैं क्योंकि भारी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि ईमानदार प्रयास कतई नहीं। पहली चीज तो ये कि उसका समय, अच्छा, उसको ऐसे समय पर आप कर रहे हैं जब उस प्रदेश में 2-3 महीने में चुनाव होने वाला है। मैं थोड़ा बीच में रोकूंगा सर जी। मतलब आप कह रहे हो वोट की चोरी हो रही है और राहुल गांधी जी ने 2-3 प्रदेशों का एग्जाम्पल दिया, इसमें आप एक कर्नाटका का एग्जाम्पल दे रहे हैं, राहुल गांधी ने हरियाणा का भी जिक्र किया और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया। मैं विशेषकर हरियाणा के जिक्र पर आऊंगा, उससे पहले एक सवाल है। यह लोग ये कहते हैं, भाजपा के जो लोग हमें कहते हुए सुनाई दिए हैं जी कि हम वो चीज कर रहे हैं जो देश का नागरिक नहीं है, जो चोरी छिपे देश में घुस गया है, जो यहाँ पैदा नहीं हुआ है, वो हमारी यहाँ वोट बनवाकर डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, तो उसको वोट का अधिकार क्यों मिले? थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, ये सच है या झूठ है? देखिए, ये बीजेपी का जो एक उनका सांप्रदायिक मुद्दों पे ले जाने का जो एक प्रयास रहता है, अच्छा, ये उसी दिशा में एक चीज है जी। वो बिहार इस मामले को भी वो सांप्रदायिकता के रंग में रंगना चाहते हैं। बिहार के लिए भी वो जिक्र किसका कर रहे हैं? रोहिंग्या का या बांग्लादेशियों का। ठीक है, मुख्यतः इन दो के बारे में है। अजीब चीज है कि बिहार का ना तो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर कॉमन, बिहार का बर्मा के साथ तो होगा ही कहां से जी, और बिहार का बॉर्डर यदि किसी के साथ कॉमन है, और कॉमन नहीं बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो नेपाल के साथ है जी, उसका कभी जिक्र नहीं करते जी, क्योंकि वहां किसी सांप्रदायिक को चिन्हित करके उनके ऊपर एक आक्षेप लगाना वहां नहीं करना चाहते। तो एक ऐसी चीज को उठाया है जिसका कोई औचित्य नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने भी जो ये इतनी भारी संख्या में वोटों की कटौती की है, 65 लाख से ऊपर वोट काटे हैं जी, उसमें तो इलेक्शन कमीशन ने भी ये नहीं कहा हुआ कि इसमें कोई घुसपैठिए हैं या उस तरह के लोग हैं। उन्होंने अपने जो कारण दिए हैं वो यही बताए हैं कि 22 लाख लोग मर गए और पता नहीं कितने लाख लोग शायद अब उन पदों पे हैं नहीं जो जिन पदों पे उनकी पहले वोट बनी हुई थी। इस तरह के 3-4 कारण उन्होंने बताए। जी जी जी। तो बीजेपी तो हर चीज में सांप्रदायिकता लाना चाहती है। थोड़ा सा एक मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर कोई ऐसी एक परसेंटेज है, ऐसी कोई संख्या है जो यहाँ पैदा नहीं हुए हैं, यहाँ के वो नागरिक नहीं है, अगर उनका वोट काटा जा रहा है, इससे आपको ऐतराज है या काटा जाना चाहिए? नहीं, जो भारत का नागरिक नहीं है वो उसको वोट देने का अधिकार नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है, ये इस चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं, ना कोई शक है, ना कोई दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन वो संस्था नहीं है जो ये निर्धारण करेगी कि आप सिटीजन हो या नहीं हो जी। वो यहाँ पे इसको, जैसे कुछ विशेषज्ञों ने कहा है कि ये एनआरसी को बैकडोर से घुसाने का प्रयास है।
अच्छा, अगर एनआरसी वहां नहीं कर लागू पाए, संसद के थ्रू लागू नहीं कर बिल्कुल। पाए, तो चुनाव आयोग के थ्रू नहीं, लागू करना तो क्या प्रयास तो किया, हाँ। लेकिन असम में जो आंकड़े उभर के सामने आए उसके बाद उन्होंने रोक दिया, क्योंकि उनकी मान्यता तो ये थी कि एक समुदाय विशेष के लोगों के नाम सबसे ज्यादा मिलेंगे इसमें। वो पासा पड़ गया उल्टा, तो उस चीज को उन्होंने वहीं दबा दिया। अच्छा, लेकिन इसके माध्यम से देखिए, इसको फिर कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज्ड है। अच्छा। और उस पर भी यदि हम उस पर भी यदि आएंगे तो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो भी बड़ी दिलचस्प है। मैं यदि उसका ही जिक्र कर दूं, हाँ, थोड़ा सा अभी परसों जो एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, मतलब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी ये कह दिया कि जी 65 लाख जो वोट हमने काटी हैं, हम उसकी लिस्ट यहां भी नहीं दे सकते कोर्ट में। अच्छा, क्यों नहीं दे सकते भाई? मतलब क्या मांग लिया आपसे? आपने 65 लाख वोट काट दिए और आप कह रहे हो एक ही प्रदेश में से। हाँ, हम आपको उसकी डिटेल नहीं दे सकते। उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि वो लोग जिनकी नई वोट नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई वो कारण भी नहीं बताएंगे आपको। मतलब आप किस प्रकार की संवैधानिक संस्था हैं जिसका काम ही चुनाव कराना है, जिसका काम ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने का है, और वो सबसे अलोकतांत्रिक रवैया अपनाए हुए है, चाहे विपक्ष हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सबको धड़ल्ले से मना कर देते हैं कि ये सूचना नहीं देंगे। अच्छा, इसमें एक बात और आगे, अगर एफिडेविट का जिक्र आ गया है, उन्होंने राहुल गांधी जी को भी कहा है, अगर राहुल गांधी जी अपनी बात पर पक्के हैं, उनके पास जानकारी पक्की है, उनके पास सबूत हैं, तो वो एक एफिडेविट दें, फिर हम उनको आंकड़े उपलब्ध कराएंगे। तो अगर राहुल जी के पास सही जानकारी है, उसमें एफिडेविट देने में क्या दिक्कत है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई अदालत नहीं है जहां पर राहुल गांधी ने कोई केस फाइल किया हो। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के डेटा के आधार पर 6 महीने एक पूरी रिसर्च टीम ने बहुत मेहनत से वो आंकड़े निकाल के आपके सामने रखे हैं, जिसमें यह बताया गया है कि आपकी 6.25 लाख वोट में से 1 लाख वोट फर्जी हैं। आपको उसका संज्ञान खुद लेना चाहिए। क्या संवैधानिक रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी का एफिडेविट नहीं मांग सकता है? नहीं, उसमें कोई बंदिश है ही नहीं। किस चीज का एफिडेविट मांग रहे हो? मतलब अदालत राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है पार्लियामेंट के, वो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है उसका आकलन करके एक मत आपके सामने रखा है जिसमें एक फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है, और आप कहते हो एफिडेविट दो। आप यानी कि जिसका नुकसान हुआ, जिसके घर पे चोरी हुई है, तो यही बात होगी कि इलेक्शन कमीशन को कहे कि जी आप भी एफिडेविट दे दो कि जो राहुल गांधी कह रहा है झूठ कह रहा है। जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं जिसके घर में चोरी हुई, थानेदार उसी से एफिडेविट मांग रहा है। कुछ इसी तरह की बात है। आप एफिडेविट दीजिए, आपके घर में चोरी हुई। पुराने भी जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर रहे हुए हैं, रावत साहब, उन्होंने भी ये बात कही है कि इलेक्शन कमीशन को तो इस प्रकार की कोई भी कंप्लेंट आती है उसको अपनी काम करने में मदद मान के आगे चलना चाहिए। कि आपने हमें जानकारी दी है। कोई कमी इलेक्शन कमीशन के काम में यदि कोई आपके सामने दिखा रहा है तो आपका दायित्व है कि उसको देखो और फिर उसको यदि ठीक करने की जरूरत है तो ठीक करो। हम हरियाणा पे आ जाते हैं। जी, हरियाणा में देखिए, कहते हैं भाई अपने कहावत है, भाई जिसका लागा वो ही जाने, देसी कहावत है। और आपको तो लाग रही है, आप 32 वोटां तो हार गए। जो चोरी का जिक्र है, चोरी होगी, वोट की चोरी होगी। मेरे हिसाब से इस चोरी की चोट जितनी आपको लाग रही है, शायद किसी का लाग रही होगी। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हरियाणा में चोरी हुई है? देखिए, मेरी बंदिश है। मैं ऑलरेडी हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल कर चुका हूं। ठीक बात है। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहूंगा जो न्याय संगत उस हिसाब से ना हो। जी। तो और मेरा तो कोर्ट में तारीख भी काफी जल्दी लग रही हैं, तो जो भी होगा वो वहां से निकलेगा। लेकिन हरियाणा का नतीजा जिस तरह से आया है, 22,500 वोटों का जिक्र किया। अनेक कारण हो सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बनी। क्योंकि एक जनसाधारण, क्या आप विशेषज्ञ से बात कर लीजिए, विश्लेषकों से बात कर लीजिए, सड़क पर चलते आदमी से बात कर लीजिए, खेत में किसान से बात कर लीजिए, हर तरफ ये था कि हरियाणा में सरकार कांग्रेस की आएगी, बीजेपी को लोग निकाल के बाहर करना चाहते थे। नतीजा वो नहीं आया।
उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार का ये विमर्श अब चल रहा है पूरी इलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में, अब तो मुझे भी कहना पड़ेगा कि मेरे को भी अब ये पूरा शक होना शुरू हो गया कि हरियाणा में भी ये खेल बहुत व्यापक स्तर पे या किसी ऐसे स्तर पे जरूर हुआ होगा जहां पे इलेक्शन को प्रभावित किया जा सके। और देखिए कुलदीप जी, इसमें एक चीज मेरा मानना है, हो सकता है कल को आंकड़े मुझे जुठला दें, क्योंकि जब अब इसकी परतें खुलेंगी तो बहुत आगे तक जाएगी बात। मुझे अभी भी ये लगता है कि ये इस तरह की धांधलेबाजी ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में हो सकती है, क्योंकि कुछ ही कह लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, पता है कौन है किसकी। ये जो एक घर में 80 वोट हैं, एक कमरे के घर में जी 80 वोट जो ये गांव में नहीं हो सकती, ये गांव में संभावना इसकी नहीं, बिल्कुल राइट बोला, ठीक है। अब वहां पे वो जिस एक कमरे के फ्लैट में वो 80 वोट थी, उसके साथ वाले घर को और उधर वाले घर को ये भी नहीं पता होगा कि इस घर में रह कौन रहा है जी, ठीक है। उसको ये तो कहां से ही ध्यान आएगा कि इसमें 80 वोट बनी है, ठीक है। और वही बात है कि तो इस नाते ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी धांधली इस तरीके से हो सकती है, और तरीके हैं वो एक चीज अलग है, ठीक बात है। लेकिन इस माध्यम से कि वोट होनी चाहिए 100 और वहां बना रखी है 400, वो शायद उतना संभव नहीं है। लेकिन शहरी इलाके में, और खास तौर पे वो इलाके जहां पे लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा आपने 22,500 वोटों का जिक्र किया राहुल जी ने। राहुल जी ने एक मैप दिखाया, वहां समझाया कि 22,500 वोटों से हमारी सरकार रहेगी और 22,500 वोटों से बीजेपी की सरकार बन गई। बीजेपी ने एक आंकड़ा दिया, देखिए उन्होंने कहा कि कुछ सीटें आप लोगों ने बताया कि ये सीटें हमारी आनी थी, उन्होंने भी कुछ सीटें बराबर में रख दी कि हम भी ये थोड़े से मार्जिन में हारे हैं, अगर थोड़े से वोट इधर हो जाते तो हमारी सीटें तो 58-60 जानी थी। नहीं, वो कहने का संदर्भ ये है कि 1 लाख वोट यदि एक हलके में फर्जी बनाई जा सकती हैं, तो हरियाणा के चुनाव में तो 8 हलके ऐसे थे जहां 22,000 में वो 8 हलके जो उनका मार्जिन है वो आ रहा था, वो एक संदर्भ था। लेकिन अब देखिए ना, वो जो लोकसभा जीती गई, ये असेंबली का रिजल्ट नहीं था, महादेवपुरा वाला, ये लोकसभा में जो वोट थी उसका था। उस एक विधानसभा के दम पे वहां से बीजेपी का सांसद इलेक्ट हुआ। कहने का मतलब ये कि इतना इलेक्टोरल रोल के साथ खेल यदि आप कर देते हैं, तो उसके बाद चुनाव की चोरी की संज्ञा दे लीजिए आप उसको, या डकैती की संज्ञा दे लीजिए, उसके ऊपर फिर आपका विश्वास होना शुरू हो जाता है। और मैं इसीलिए पहले कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन को बजाय विपक्ष के ऊपर सवालिया निशान लगा के जांच करानी चाहिए। जो तथ्य उनके सामने पेश किए गए हैं उसकी जांच तो कर लो, ठीक बात, जांच तो कर लो, उसके बाद आपने जो कहना कह दीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन के साथ हुआ क्या हुआ है पिछले कुछ सालों से, वो विपक्ष की कोई भी बात हो सिरे से खारिज करते हैं, ठीक है। अब मतलब 300 MP विपक्ष के इलेक्शन कमीशन के पास मिलने जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन कहता है इनसे मिलने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है। जी। एक सवाल पैदा करता है, जो कि लोकतांत्रिक देश में ऐसा होना नहीं चाहिए, जो कि अरेस्ट भी किए जाते हैं। ये बात ठीक है आपकी। हम एक आज संसद की कार्रवाई देख के आए हैं, और अक्सर लोग भी ये सवाल उठाते हैं, और ये चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में घूमती हैं, और अक्सर इन चर्चाओं को राजनेता ही उठाते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है। आज भी वहां जब कांग्रेसी SIR के मुद्दे पर वेल में चले गए, वहां नारेबाजी कर रहे थे, हमने, जैसे हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, हमने कुछ एमपीओं का व्यवहार देखा। कुछ एमपी मुखर थे, लेकिन कुछ एमपी उनका साथ नहीं दे रहे थे, वो किसी और से बात करने में बिजी थे, उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि उनका इंटरेस्ट नहीं। तो लोगों का ऐसा माना कि कांग्रेस एकजुट नहीं है। 300 MP मार्च करने लग रहे थे सारे विपक्ष के, और एकजुटता क्या होगी? हाउस के अंदर यदि 100 मेंबर मौजूद हैं और उसमें से 5 मेंबर अपनी कुर्सियों पर बैठ के आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई बड़ी इस प्रकार तो सर 50-60 मेंबर थे जो कुर्सियों पे बैठे होंगे। हाँ, बिल्कुल होंगे, तो उसमें क्या है? और उसमें देखिए निरंतर जो तस्वीरें जाती है ना, वो थोड़ा सा डाउट पैदा करती है। तस्वीर तो विपक्ष की आ ही नहीं रही पार्लियामेंट से, वो तो टीवी पे दिखती नहीं। हम तो आंखों से देख के आए, वो तो आंख से देख के आए हो ना, आपकी मानने का कौन? हम तो देख के आए हैं वहां पर।
वहां तो ब्लैकआउट है, वहां तो झा जी, संजय सिंह या पता नहीं मनोज झा जब अपनी स्पीच दे रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, उन्होंने स्पीच बोलते बोलते स्पीकर को कहा कि हुजूर स्पीच मैं दे रहा हूं और मैं सामने स्क्रीन पर देख रहा हूं, मैं दिख ही नहीं रहा। ये दिखाने लग रहे हैं सारे सरकारी पक्ष को। तो ये चीजें तो अब आप ये मान के चले, अब सिर्फ यहाँ की संसद की बात छोड़िए, राहुल गांधी जी ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इतनी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो बिल्कुल हमारी जो व्यवस्था है उसकी जड़ पे जाती है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसी राष्ट्रीय मीडिया ने लाइव कवर नहीं किया। अच्छा। जबकि वो ऑडिटोरियम भरा हुआ था पत्रकारों से। अच्छा। कौन से टेलीविजन का वहां पे पत्रकार या जो कैमरा था जो नहीं था, लेकिन शायद एक चैनल को छोड़ के किसी चैनल ने लाइव टेलीकास्ट ये नहीं किया कि सारा किया हो। अच्छा। एक 2 मिनट की दिखाई और कहानी खत्म। अगले दिन मैंने अखबार उठा के देखे, मेरे पास 5-6 अखबार आते हैं। सिर्फ दक्षिण से जो अखबार आता है बहुत बड़ा और बहुत क्रेडिबिलिटी है उस अखबार की, द हिंदू। अच्छा। सिर्फ द हिंदू था जिसने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बैनर हेडलाइन बनाया था। अच्छा। मतलब मेन हेडलाइन। अन्यथा किसी अखबार में उसको बैनर हेडलाइन नहीं बनाया। हिंदी पत्रकारिता की यदि मैं बात करूं, देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला या सबसे ज्यादा सर्कुलेशन वाला जो हिंदी का जो अखबार है, उसने इस खबर को 9वें पेज पे या 6ठे पेज पे डाला हुआ है। जी। तो कहीं न कहीं आप मानते हैं कि जो संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाएं, आज के दिन स्तंभ है चौथा, हाँ, आज के दिन कब्जा कर लिया है। आज के दिन भी मैंने कई अखबार देखे जिनमें 300 सांसदों को इलेक्शन कमीशन के यहां जाते हुए रोकने की खबर से बड़ी खबर यह बनाई कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में आवारा कुत्तों के ऊपर जो जजमेंट दी है या जो दिशा निर्देश दिया है उसको ज्यादा तरजीह दे रखी है। तो क्या क्या उम्मीद रख सकते हैं फिर? एक हाई कोर्ट का भी बयान आया था, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी अगर सेना पे सवाल उठाते हैं तो कहीं न कहीं उस बयान से उनके ऐसा लगता है कि देशभक्ति नजर नहीं आती। क्या कहेंगे? देखिए, उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जज का की ऑब्जर्वेशन थी, सुप्रीम कोर्ट के जज। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है जिसको ओबिटर डिक्टा कहते हैं, ये आदेश का हिस्सा नहीं होता। ये आमतौर पर जब कोर्ट में जब कोई केस डिस्कस हो रहा होता है तो जज साहिबान वकीलों से बात करवाने के लिए या अपनी कुछ क्लैरिटी के लिए कुछ सवाल पेश करते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, कोर्ट के अंदर भी लोग बैठे होते हैं, तो वो इस तरह की जो वार्तालाप वकील और जज के बीच में होती है या जज की कोई ऑब्जर्वेशन होती है, उसको ऐसा बना के दिखाते हैं जैसे जज का मत है ये। जी। जबकि उस दिन का जो मुद्दा था, उस पे जो एक्चुअली जजमेंट जो आई, शॉर्ट ऑर्डर जो था, वो बल्कि राहुल गांधी के पक्ष का है। अच्छा। जिसका जैसे आपको भी शायद ज्ञान नहीं। जी। क्योंकि वो तो किसी ने दिखाया नहीं। दिखाया वो कि जज साहब ने ये कहा कि आप ऐसी बात क्यों कह सकते हो। वैसे लास्ट वाक्य क्या था? ये उनकी जो बातें हैं, मेरे को कहते हुए कोई झिझक नहीं है कि ये भले ही ओबिटर डिक्टा है, ये जजमेंट या ऑर्डर का पार्ट नहीं है, लेकिन आज के जमाने में इस तरह की चीज कहने के से पहले आदमी को 4 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल प्रचार और प्रसार का जो माध्यम है सारा का सारा, वो किस बात को किस तरह से उसको स्पिन दे के और उसका क्या बना दे। इस केस में भी वही हुआ है। जज साहिबान कौन देशभक्त है इसका निर्धारण करने का ना तो कोई उनके पास पैमाना है, और ना मैं मानता हूं कि इस प्रकार की कोई बात थी। तो इस प्रकार की चीजों से परहेज होना चाहिए, और इस प्रकार की चीज को किस तरह से मीडिया में दिखाया जाए उसके ऊपर भी लोगों को विचार करना चाहिए। आखिरी सवाल हरियाणा को लेकर है। आप केवल 32 वोटों से हारे हैं, आपका मामला कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, सम्मानित अदालत जो भी फैसला करेगी वो सबको मानना होगा। क्या लगता है कि आपके को हराने के लिए कुछ अंदरूनी शक्तियां भी काम कर रही थी, कुछ ऐसे लोग भी थे जो ब्रजेंद्र सिंह को हराना चाहते थे और वहां से आपका इलेक्शन प्रभावित हुआ? देखिए, ये सिर्फ उचाना की बात नहीं है, ऐसा तो आप हरियाणा में देखेंगे आपको बहुत सीटों पे इस तरह से नजर आ जाएगा। मेरा थोड़ा ज्यादा उभर के इसलिए आता है क्योंकि मेरा जो हारने का मार्जिन जो है वो प्रदेश में सबसे कम है, सबसे छोटा रहा, तो उस वजह से ये ज्यादा है। लेकिन जब आप नतीजा देखेंगे तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज है कि
चुनाव का जो नतीजा जिस तरह का आया है वो सिर्फ इसलिए आया है कि कांग्रेस का वोट छटा है। और कांग्रेस का वोट छटने का जो कारण है वो ये है कि वो जो कांग्रेस के जो टिकट के उम्मीदवार बनना चाहते थे या जो मंशा जिनकी थी वो सारे आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े। बागी भी नहीं कहूंगा मैं, बागी तो वो होता है जो मतलब पार्टी के हिसाब से तो बागी हैं, लेकिन वो पार्टी के लोगों की तरफ से ही शय पे थे। वो ऐसे पूरे चुनाव में कोई बना नहीं रह सकता। तो षड्यंत्र कहिए आप इसको। हाँ जी, फिर तो षड्यंत्र कहिए आप इसको, बागी नहीं तो षड्यंत्र तो है जी, षड्यंत्र कहिए। बिल्कुल षड्यंत्र का हिस्सा है। और बीजेपी को जब संभावना नजर आई तो उन्होंने फिर इसके ऊपर भी खेल खेला है। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि आपने चुनाव के दौरान इन लोगों से बात की थी और आपने इनको कहा कि आप देखिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं पार्टी का टिकट लेकर आया हूं, अगर आप पार्टी के सच्चे सिपाही हैं तो आप मेरी मदद कीजिए, आपकी इनसे किसी प्रकार की कोई टोक हुई थी? इनसे बात करने का और इनको चुनाव से दूर रखने का दायित्व उनका बनता था जिनकी ये हाजिरी भरते थे। उस तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ। आपकी तरफ से कोई पहल हुई थी? ना, हम क्यों करेंगे पहल? हमको इतने कमजोरी के साथ चुनाव थोड़ी लड़ेंगे कि लोगों के पांव पकड़ते फिरेंगे कि हट जाओ चुनाव से। जी, तो मतलब आपको पहले इस बात का अंदेशा था कि कहीं से मतलब किसी की शय पे काम हो रहा है? अंदेशा क्या होगा, खुली बात, यकीन। मतलब आप हल्के में किसी से भी पूछ लीजिए, बच्चा भी बता देगा आपको क्या हो रहा था जी। लेकिन ये जरूर था कि ये भी हर आदमी मानता था कि ये चुनाव जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये चीज फेड होती चली जाएगी अपने आप, क्योंकि लोग अपना वोट खराब नहीं करना चाहते। लेकिन जहाँ साधन संपन्न और पूरा संसाधन जब पीछे लगा हो तो चुनाव में खड़े रखे 2-3 थे वो उम्मीदवार, 2-3 उम्मीदवार थे, कोई एक तो बैठता जी। सारे बना के रखे तो कैसे बना के रखे हैं, किसने बना के रखे हैं, सबको पता है जी। बात को हल्का नहीं करना चाहता जी, लेकिन क्योंकि आज की घटना है इसलिए आपसे साझा कर लूं जी। क्योंकि SIR और जो राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो उससे पहले महाराष्ट्र के बारे में पूरा लेख लिखा गया था वो तो बहुत बड़े मुद्दे हैं जी। आज मेरे साथ जो घटना घटी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है हमारा जी दिल्ली में, जिसमें MPs या ex-MPs मेंबर होते हैं, उसका चुनाव था आज। अच्छा, मैं वोट डालने गया, अपना बाकायदा क्लब का मेंबरशिप कार्ड जो है वो लेके गया, मुझे वोट की पर्ची दी गई, लेकिन जब मैं बैलेट पेपर लेने गया तो वहां पाया कि मेरी वोट ऑलरेडी डल चुकी है। कमाल है सर। तो इलेक्शन कमीशन क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में जहां पे है ही सिर्फ MP और ex-MP, कमाल है। देखिए यदि वहां भी और मैं और इसमें कहना चाहूंगा, बड़े ताज्जुब की बात है, जो लोग बैठे थे जो वो पर्ची काट रहे थे जी, उनमें से 3-4 लोग ऐसे थे जो मेरे साथ जब मैं सांसद था विभिन्न कमेटियों पे थे। अच्छा, मतलब वो सेक्रेटेरिएट की तरफ से जी जी, तो मुझे भली भांति और मेरे नाम को भली भांति जानते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब मेरे नाम की पर्ची कटी पहले तो क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आप ब्रजेंद्र सिंह तो नहीं, वहां पे कोई और? सही बात है, जो फिजिकली आपको जानते हैं, जो मिलने जुलने वाले हैं, वाह क्या बात है। इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता चोरी का, और ये कोई सामान्य आदमी नहीं कह रहा है, ये सारी चीजें समझते, क्योंकि चौधरी साहब है, पूर्व IAS अफसर भी हैं, जो अच्छे से संवैधानिक चीजों को भी समझते हैं और MP भी रहे हैं। यह बात ये बोल रहे हैं, कोई हल्के वे में मत लीजिएगा। अगर बातें यहां तक हैं तो वाकई में बहुत कुछ अंदर खाते चल रहा है इंदर सिंह, और इन्होंने एक एक चीज खुल के रखी है, और इन्होंने राष्ट्रीय जो मुद्दे उन पर भी बात की है, जो प्रदेश के मुद्दे हैं उन पर भी बात की है, और बड़े खुल के बेबाक तरीके से अपनी राय रखी है। आप क्या मानते हैं कि चौधरी साहब ने जो बातें रखी हैं, क्या सही में जो कांग्रेस है उसको दबाया जा रहा है? जो कांग्रेस को जिस प्रकार से मीडिया जगत का भी उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, क्या जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा? आप क्या मानते हैं? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को हाइप कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।